इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप पाई चार्ट को कैसे अल्टरनेट तरीके से ज़्यादा इंटरेक्टिव तौर पे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास पाई चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप पाई चार्ट से भी बेहतर जो है वो कैसे अपने चार्ट को बना सकते हैं। नॉर्मली अगर मेरे पास ये डाटा होगा, आप देख सकते हैं, अगर सिंपल मेरे पास 5 कॉस्ट सेंटर मौजूद हैं और इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा कि मैं उसका सिंपल एक पाई चार्ट बना दूं। ये मैंने आपके सामने एक पाई चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, और अगर मुझे नए सिरे से बनाना पड़े तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे ये डाटा सिलेक्ट करना होगा। मैं इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं पाई चार्ट सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मेरे पास एक पाई चार्ट जो है वो मौजूद होगा। यहाँ से अगर मैं राइट क्लिक करके ऐड डाटा लेबल कर देता हूँ और यहाँ से मैं जाके जो मेरे लेजेंड्स हैं उनको मैं राइट साइड पे कर देता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास पाई चार्ट तो आ चुका है। लेकिन इसका सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये इंटरेक्टिव नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पे हर कैटेगरी का कलर देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे लाइट ब्लू कलर में 700 की वैल्यू है तो मुझे नहीं मालूम कि ये 700 मेरी कौन सी कैटेगरी है। तो मुझे वो कैटेगरी देखने के लिए इस पूरी रेंज में से उसका कलर ढूंढना होगा कि 700 की जो वैल्यू है, ये मेरे पास ये जो लाइट ब्लू कलर है ये किस कैटेगरी का है। और जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे पता चलेगा, अच्छा ये मेरी कॉस्ट सेंटर 1 का कलर है, तो इसका मतलब है 700 की वैल्यू कॉस्ट सेंटर 1 की है। ये मेरे पास सिर्फ जो है वो 5 सीरीज़ हैं। अगर मैं इससे ज़्यादा 10 या 15 कॉस्ट सेंटर ले लेता हूँ तो मेरे लिए कलर्स को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से फॉर्मेट डाटा लेबल पे क्लिक करता हूँ और मैक्सिमम मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कैटेगरी के नाम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ से मैं फॉर्मेट डाटा लेबल पे जाता हूँ और कैटेगरी के नाम ऐड कर दूंगा, तो क्या होगा कि वो क्राउडेड हो जाएगा। मेरा जो चार्ट है वो इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होगा। हमारा मकसद जो है वो कभी भी चार्ट को कलरफुल बना के दे देना नहीं होता, बल्कि हमारा मकसद हमेशा ये होना चाहिए कि जो भी हम चार्ट बनाएं वो हमें डाटा प्रोवाइड करे, वो हमें वैल्यू एडिशन दे, वो यूज़र फ्रेंडली हो और उसको देख के पता चले कि आप उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं और बड़ी आराम से आप उसमें से वो अपना रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट कर लें। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेरे पास ये वाला डाटा जो है वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल पाई चार्ट में मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसका एक अल्टरनेट मैंने यहाँ पे बनाया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो मेरा चार्ट है ये मेरा इस पाई चार्ट से ज़्यादा इंटरेक्टिव है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू 700 की बजाय यहाँ पे मैं 900 कर देता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ये सॉर्टेड है। मेरे पास सबसे पहले आ रहा है कि कॉस्ट सेंटर 1 टॉप की वैल्यू में है, जो कि इस वक्त 44% से आ रहा है, और इसी तरह से ये सॉर्ट आउट हो के मेरे पास सबसे लास्ट में इसका टोटल भी मौजूद है यहाँ पे। और जैसे ही मैं कोई वैल्यू अपनी चेंज करूँगा यहाँ पे तो मेरे पास इस चार्ट के अंदर टोटल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि मेरी सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो कॉस्ट सेंटर 4 की है, सबसे टॉप में मेरा कॉस्ट सेंटर 1 जा रहा है, और इसी तरह जो मेरी बाकी जो कैटेगरीज़ की परसेंटेज हैं वो भी मेरे पास यहाँ पे शो हो रही हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि किस तरह से अगर आपके पास इस तरह का डाटा हो तो आप उसको पाई चार्ट में जाने की बजाय इस तरह के चार्ट में कन्वर्ट करके अपना डाटा जो है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव कर सकते हैं। और हम जब डैशबोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें भी अगर आप इस तरह का डाटा डैशबोर्ड रिपोर्ट में लेके जाएंगे, इस तरह का चार्ट वहाँ पे लेके जाएंगे, तो आपका डैशबोर्ड जो है वो ज़्यादा अपीलिंग होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं अपनी इस डाटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ और एक नई शीट में जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं सबसे पहले मुझे रैंक का फंक्शन जो है ना वो यूज़ करना होगा और मुझे रैंकिंग निकालनी होगी अपनी इस पांचों डाटा सीरीज़ में से। तो रैंक का फंक्शन जो है वो बहुत ही आसान है। मैं क्या करूँगा, इज़ इक्वल टू रैंक, और यहाँ से मैं अपनी ब्रैकेट ओपन करूँगा तो सबसे पहले मेरे पास नंबर का ऑप्शन है, तो मैं अपना ये सेल का रेफरेंस दूंगा कि मुझे इस सेल का रेफरेंस बताओ इस पूरी रेंज के अंदर कि ये वाला जो मेरी C3 है वो पूरी रेंज के अंदर किस रैंक पे है। और यहाँ पे मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए 0 प्रेस कर दूंगा और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि आपका जो 900 है वो इस वक्त नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। अब चूँकि मेरी जो मेरी रेंज है वो मेरी सेम होनी चाहिए, तो मैं C3 और C7 को F4 प्रेस करके इसको लॉक कर देता हूँ अपनी सीरीज़ को।
और अगर आपका F4 से लॉक ना हो तो आप FN प्लस F4 करेंगे तो हो सकता है आपका वहाँ से लॉक हो जाए। मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 5 सीरीज़ें हैं, तो मेरे पास 5 रैंकिंग मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक मुझे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर सपोज़ करें यहाँ पे मैं एक और मेरी 900 की वैल्यू आ जाती है तो इस केस में मेरी रैंकिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, और मुझे आप देख सकते हैं कि 2 की बजाय यहाँ पे 1 जो है वो 2 दफ़ा आ चुका है। तो अब मुझे आइडेंटिकल रैंकिंग जो है वो कैसे लेके आनी होगी, उसका तरीकाकार ये है कि मुझे काउंट इफ़ पहले फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, और मुझे ये एक्सेल से पूछना होगा कि एक्सेल मुझे ये बताओ कि ये वाला जो मेरी वैल्यू है, लाइक जो मेरी C3 के अंदर वैल्यू है या C4 के अंदर वैल्यू है, ये इस पूरी रेंज में कितनी दफ़ा आ चुकी है, तो वहाँ से फिर मैं उसको रैंक फंक्शन के साथ ऐड अप करूँगा। मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ काउंट इफ़ का फंक्शन। मैं ये सेपरेट फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ और मैं सिंपल एक्सेल से पूछता हूँ कि काउंट इफ़ करो कि ये मैं सेल सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं अगेन इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरी रेंज में C3 से C3 बना देता हूँ, और मैं एक्सेल से पूछता हूँ कि ये जो मेरी रेंज है यानी कि ये C3 से C3, और फिर मैं कोमा प्रेस करके अपना क्राइटेरिया भी इसी को बना देता हूँ। यानी कि मैं एक्सेल से ये पूछ रहा हूँ कि ये जो 900 है, ये जो मैंने रेंज सिलेक्ट की है C3 से C3, इस रेंज के अंदर 900 कितनी दफ़ा आया है। तो एक्सेल मुझे बताएगा कि एक ही दफ़ा आया है। तो मैं इसको अगर क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे और अगर एंटर कर देता हूँ तो आप देखेंगे एक्सेल ने मुझे कहा कि इस रेंज के अंदर, क्योंकि मेरी रेंज जो है वो भी C3 थी और C3 से C3 थी, और मेरा जो क्राइटेरिया था यानी कि जो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी वैल्यू इस रेंज में है, तो वो भी मेरा C3 है। तो C3 के अंदर जो है वो 900 एक ही दफ़ा आया है। अब नेक्स्ट जब मैं आगे मूव करूँगा तो मैंने एक्सेल से पूछना होगा कि ये जो मेरा 900 है, ये मेरा इस रेंज के अंदर कितनी दफ़ा है। फिर मैं एक्सेल से पूछूंगा, अच्छा ये मेरा 800 है, ये मेरा इस रेंज के अंदर कितनी है। यानी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मेरी जो रेंज है वो भी बढ़ती जाएगी। और जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं एक्सेल से पूछूंगा, अच्छा जो 100 है वो मेरा इस रेंज के अंदर यानी कि C3 से C6 के अंदर कितनी दफ़ा मौजूद है। तो अगर कोई रेपिटेशन होगी तो एक्सेल बता देगा कि वो एक से ज़्यादा दफ़ा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर रेंज बढ़ाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जो स्टार्टिंग वाला अपना रेंज का पॉइंट है यानी कि C3, इसको मुझे लॉक कर देना होगा। मैं जैसे ही इसको लॉक करूँगा आप देखेंगे, अब अगर मैं अपनी इसको फार्मूले को ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक्सेल ने बताया कि जो 900 है ये आपका 2 दफ़ा यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे इसको भी 900 कर देता हूँ तो यहाँ पे एक्सेल मुझे बताएगा कि ये इस पूरी रेंज में 3 टाइम जो है वो आपका 900 यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा दोनों को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको दिस वन प्लस दिस वन कर देता हूँ तो ये मेरा रैंक 2 आ जाएगा, ये मेरा रैंक 3, 4, 5, 6 आ जाएगा, लेकिन इसमें रैंक 1 नहीं आएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे काउंट इफ़ में से सबसे लास्ट में -1 लगाना होगा, और यहाँ से मैं -1 लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि एक्सेल मुझे बताएगा कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसके बाद जो है वो जो रैंकिंग है वो ऐड करता जाएगा। तो अब अगर मैं इसको अपने ये -1 वाले फार्मूले को अगर ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे अब मेरे पास ये जो रैंकिंग आई है वो मेरे पास आइडेंटिकल आ गई है। अगर मेरा 900 3 टाइम्स आया है तो सबसे पहले 900 आया है तो उसको 1 रैंक कर दिया है, जो दूसरी दफ़ा 900 आया है तो उसको सेकंड रैंक कर दिया है, अगर थर्ड बार 900 आया है तो उसको थर्ड रैंक कर दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं काउंट इफ़ वाला ये जो मेरा फार्मूला है इसको मैं ऐड अप कर देता हूँ रैंक के अंदर, और मैं इसको एक ही फार्मूला बना देता हूँ। वो मैं कैसे करूँगा, मैं करता हूँ इज इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और इस नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं F4 प्रेस करके लॉक कर देता हूँ, और डिसेंडिंग के लिए 0 प्रेस करता हूँ, प्लस अब मैं वो काउंट इफ़ वाला फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो मैंने कहा काउंट इफ़, तो मेरी रेंज क्या है ये, और अगेन मैं इसको सेमी कॉलन और C3 ही प्रेस कर देता हूँ, कोमा लगाऊंगा और C3 प्रेस कर दूंगा, और ये वाला जो C3 है इसको मैं लॉक कर दूंगा जैसे मैंने आपको पहले बताया है, और यहाँ से मैं -1 कर देता हूँ जो कि मैंने वहाँ से काउंट इफ़ में किया था।
और इसको एंटर प्रेस करता हूँ और अब इसको अगर ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास वो रेंज यहाँ पे आ चुकी है। तो मैं इन तीनों को जो है वो डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास रैंक का जो फार्मूला है वो इस वक्त आइडेंटिकली रैंकिंग के साथ मेरे पास मेरा डाटा जो है वो मौजूद है। अब इसको हम थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर मैं इसको 900 की बजाय 600 कर देता हूँ तो आपने देखा रैंकिंग जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है। और इस 900 को जो है, अच्छा अब ये वाला जो 900 है इसको भी मैं अगर 200 कर देता हूँ तो आप देखेंगे अब मेरे पास आइडेंटिकल नंबर आ चुके हैं 1 2 3 4 5 के साथ। उसके बाद मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे अपने चार्ट का जो है वो डाटा यहाँ पे बना लेता हूँ और इसको मैं हेडिंग लगा लेता हूँ चार्ट डाटा और यहाँ पे मैं सिंपल इंडेक्स मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कॉस्ट सेंटर अपना मेंशन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू मेंशन कर देता हूँ और यहाँ से मैं लुकअप कर देता हूँ कि मेरे पास इस रेंज के अंदर लुकअप करता हूँ कि मेरे पास सबसे टॉप पे जो है वो कौन सा जो है वो कॉस्ट सेंटर आएगा। तो उसके लिए मैं इंडेक्स और मैच का फार्मूला जो है वो यूज़ करता हूँ। इंडेक्स और अरे जो है वो इस वक्त मेरी ये है क्योंकि मैंने इसको लुकअप करना है। और उसके बाद मैं मैच का फार्मूला यूज़ करता हूँ और सबसे पहले मुझे जो है वो रो नंबर अपना बताना है। तो रो नंबर में मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो मेरी ये है और जो इसकी लुकअप अरे है वो मेरी ये है। और इसको मैं एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अपनी ये वाली जो मेरी रेंज है इसको मैं F4 टाइप करके लॉक कर देता हूँ, इसको भी F4 टाइप करके लॉक कर देता हूँ और ये D3 से D7 जो है इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉस्ट सेंटर 1 आ चुका है और जैसे ही मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो एक्सेल मुझे बताएगा कि आपका जो सबसे टॉप पे है वो कॉस्ट सेंटर 1 है और सेकंड पे जो है वो कॉस्ट सेंटर 2 है और फिर कॉस्ट सेंटर 5 है। जो ये वाली रैंकिंग है इसके साथ मैंने यहाँ पे इसको सॉर्ट कर लिया है। सेम मैं जो है वो वैल्यू के लिए भी यही फार्मूला जो है वो यूज़ करता हूँ। आप वी लुकअप करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंपल यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करें और आप यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर मेरा ये कॉस्ट सेंटर इसमें आ रहा हो तो मुझे दूसरे नंबर वाली यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर दो और इसको मैं जो है वो लॉक कर देता हूँ। आप इसको इंडेक्स मैच से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको वी लुकअप से ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्राई कर लेता हूँ और अगेन इसको मैं 600 की बजाय इसको मैं अगर 1000 करूँ तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे भी फर्स्ट रैंक में जो है वो कॉस्ट सेंटर 2 आ चुका है विद द वैल्यू ऑफ 1000। यहाँ पे मैं इसका जो है वो शेयर कैलकुलेट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू दिस वन डिवाइड बाय ये टोटल की जो अमाउंट होगी इसको मैं F4 करके लॉक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फार्मूला को ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे ही अपना टोटल का फार्मूला लगाऊंगा। अब मैंने जो है वो यहाँ पे अपना चार्ट यूज़ करना है तो मैं क्या करता हूँ, इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे कॉलम में जाऊँगा और 2D कॉलम जो मेरे पास 2D बार कॉलम जो है क्लस्टर्ड बार, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब इसको मुझे रिवर्स ऑर्डर में लेके जाना है। तो ये मेरी जो सीरीज़ है एक्सिस है इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे फॉर्मेट एक्सिस में चला जाऊँगा और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर। जैसे ही मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में डाटा आ चुका है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इसको ये वाली इसकी जो बार है ये ले लेता हूँ, थोड़ी सी अट्रैक्टिव किस्म की है और ये वाले जो अपने मैं बार्स हैं इनको डिलीट कर देता हूँ और इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड डाटा लेबल कर दूँगा। प्लस के साइन को मैं यहाँ से जैसे ही एंटर करूँगा और यहाँ से अपने डाटा लेबल को मैं इनसाइड बेस कर देता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ और इसको बोल्ड भी कर देता हूँ कंट्रोल B से और अपनी ये जो मेरी स्टैक्स हैं इनका कलर भी मैं यहाँ से जाके चेंज कर देता हूँ और शेप फिल में जाके मैं इनको डार्क कलर यहाँ से दे देता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ एक ही जो है वो ऑप्शन रह गया जिसमें टोटल मैंने ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको रीसाइज कर देता हूँ और यहाँ से इंसर्ट में जाके शेप्स में जाऊंगा और ये मेरे पास जो लाइन है इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको इंसर्ट कर लेता हूँ। और आप अगर लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट बनाना चाह रहे हैं तो उसका एक तरीकाकार ये है कि मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि आप जब इंसर्ट में जाएंगे और आप यहाँ शेप्स में जाके लाइन पे जाएं
तो आप लाइन ड्रॉ करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके जैसे ही अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर दिया और टेक्स्ट बॉक्स में मैं यहाँ से जाके टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ फार्मूला बार में मैंने जाके इज इक्वल टू टाइप करना है और यहाँ से जो मेरा टोटल वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने देखा, इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज करता हूँ तो मेरे पास ये मेरा टोटल जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट मेरा बस फाइनल एक स्टेप रह गया है कि मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से अपनी लाइन को सिलेक्ट करना है और इनको राइट क्लिक करके यहाँ से मैं इनको ग्रुप कर देता हूँ। तो अब आप अगर यहाँ पे चार्ट को मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा टोटल जो है वो चार्ट के साथ ही मूव हो रहा होगा। अदरवाइज़ अगर आप ग्रुप नहीं करेंगे तो वो आपका टोटल जो है उसकी पोजीशन जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब अगर मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, मैं अगर 900 की बजाय यहाँ पे 2000 कर लेता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट सेंटर 1 जो है वो टॉप पे आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट सेंटर 4 को 2000 कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं 2500 कर देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि क्या मेरा कॉस्ट सेंटर 4 टॉप पे आ चुका है। तो आपने देखा यहाँ पे मेरा टोटल भी चेंज हो चुका है और यहाँ पे जो कॉस्ट सेंटर 4 है वो भी मेरा टॉप पे आ चुका है।